हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज को लेके। एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम नेट और यूसेट और जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, जो खासकर नेट और यूसेट के लिए मेनली फोकस्ड है। मेनली ये क्वेश्चंस जो हैं हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे और एक एक करके हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए वीडियो पे और देखते रहिए इंपॉर्टेंट सम क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर। अब आपको आपसे कह रहा है कि जो जॉब एनालिसिस होता है यह नौकरी विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली जानकारी प्रदान करता है। किसके थ्रू जॉब एनालिसिस जो किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज हम कोई जॉब एनालिसिस करते हैं, उसके लिए जॉब एनालिसिस जब हम करते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ये समझ में आ गया कि जॉब एनालिसिस से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। तो देखिए, दो चार ऑप्शन आपके सामने निकल के आते हैं। पहला तो है आपके पास पॉलिसी, जिसे हम नीति बोलते हैं। देन आपके पास है ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट। देन है प्रोसीजर्स एंड प्रमोशन। चार आंसर आपके पास हैं। तो आपके पास ये कह रहा है कि जॉब एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर। अब चार ऑप्शन में से आपके पास देखिए प्रोसीजर्स एंड प्रमोशन और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पार्ट ऑफ एनालिसिस तो है, मगर सबसे पहली बात आती है पॉलिसी के ऊपर बात आती है, क्योंकि जॉब एनालिसिस जो है इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है पॉलिसी को फ्रेमवर्क करने के लिए होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर राइट आंसर ये है, ये हमारा राइट आंसर माना जाएगा। जॉब एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूज फॉर पॉलिसी। पॉलिसी का फ्रेमवर्क करने के लिए जॉब का एनालिसिस किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू ट्रेनिंग वर्कर्स। निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण श्रमिकों से संबंधित है। आपके पास चार ऑप्शन है जो किसी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग से रिलेटेड चार पॉइंट है। इनमें से कौन सा चीज ट्रेनिंग का पार्ट माना जाता है। सबसे पहला है आपके पास जॉब रोटेशन, देन इंडक्शन, प्रेरण, देन वेस्टिब्यूल एंड टास्क। टास्क तो हो नहीं सकता, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये टास्क तो हर जगह का काम, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तब भी टास्क ही है। वेस्टिब्यूल भी नहीं हो सकता, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टास्क। छोटे छोटे टास्क में हम इसको बांट देते हैं। इंडक्शन ये ट्रेनिंग के पार्ट हम नहीं कहेंगे, ये एक आपको स्टार्टिंग के केस में माना जाता है जब किसी को इंडक्शन दिया जाता है। इंडक्शन ट्रेनिंग तो होती है, मगर जॉब जो है वर्कर्स के जॉब रोटेशन में खासकर ये इसका राइट आंसर है। जॉब रोटेशन इज द राइट आंसर। ये इंडक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि आपने गौर किया होगा बैंक में देखिए, या कोई ऐसी जॉब्स जहाँ पर रोटेशन चलता है। बैंक में अगर एक आज कोई कैशियर में कैश में बैठा है तो दूसरी जगह पर वो कुछ समय बाद वो दूसरे काउंटर में बैठे, काउंटर नंबर 1 पे, देन काउंटर नंबर 2, ऐसे रोटेशन चलते रहता है। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो एक्सपर्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर फील्ड पे, उनका जॉब का रोटेशन चलाए रखते हैं, हर एक सेक्शन में वो एक्सपर्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है जॉब रोटेशन, जो ट्रेडिंग का ही पार्ट माना जाता है। देन आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 360 मेथड रिलेट टू। 360 डिग्री विषय डिग्री संबंध किन चीज़ों से है। 360 डिग्री, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खासकर इसी में आपका आंसर भी छिपा हुआ है। 360 डिग्री में सबसे पहला आपके पास आंसर जो आपको दे रखा है वो है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रदर्शन का मूल्यांकन, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, संगठनात्मक जलवायु, एम्प्लॉय मोरल, कर्मचारियों का मनोबल, एंड रिट्रेंचमेंट मेथड। ये तो अब आपको देखना है कि 360 डिग्री कब कोई चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए होती है। तो सीधा सा आंसर है भाई रिट्रेंचमेंट। किसी को अगर छटनी करनी है तो 360 डिग्री का केस यहाँ पर नहीं बनता है। एम्प्लॉय का मोरल का इससे कोई मतलब नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट ये नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट 360 डिग्री का काम यहाँ पर नहीं है। हमें काम करना है अगर किसी का अप्रेजल देना है,
अप्रेजल कब होगा, प्रदर्शन कब होगा, परफॉर्मेंस के बेस पे। परफॉर्मेंस बेस जो होता है वो 360 डिग्री में माना जाता है कि आपको साल भर अपना काम देना है, और 360 डिग्री मतलब सारे ऑलराउंडर, वो हर सेक्शन में काम उसका परफेक्ट होना चाहिए सारे डायरेक्शंस में। तो इसका राइट आंसर जो होगा, वो राइट आंसर आपके सामने है, राइट आंसर है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये राइट आंसर है, राइट आंसर है परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रदर्शन का मूल्यांकन। क्योंकि प्रदर्शन परफॉर्मेंस अप्रेजल की डिग्री जो है 360 डिग्री मेथड यही कहता है कि आपको अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल देना है तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट आंसर है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद, प्रबंधन के लिए मानवीय संबंध दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है। ये किसने कहा था? ये बहुत बार पूछा गया है कि भाई ह्यूमन रिलेशन का जो अप्रोच है मैनेजमेंट का, वो किससे जुड़ा होना चाहिए, मैनेजमेंट से जुड़ा होना चाहिए। किसने कहा है ह्यूमन का अप्रोच जो है मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट, ये किसने दी है? HR अप्रोच मैनेजमेंट की किसने दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन HR अप्रोच मैनेजमेंट में किसने दी है? देखो आपके पास 4 ऑप्शन, एक तो मॉस्लो है, देन पीटर ड्रगर है, एल्टन मायो है और हर्जबर्ग है। तो इसका राइट आंसर जो है एल्टन मायो है। एल्टन मायो इसको राइट आंसर, आप इसको लिख लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। एल्टन मायो इसका राइट आंसर है। देन आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपण का माप नहीं है? 4 चीज़ें दी हैं आपके पास। एक तो है आपका स्क्यूनेस जिसे तिरछापन कहते हैं, मीन डेविएशन औसत झुकाव, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक जो विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन। तो आपके पास ये बताना है कि नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ गड़बड़ हो जाती है, नॉट अ मेजर, नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो डिस्पर्जन का पार्ट नहीं है। देखो डिस्पर्जन का मतलब क्या है कि अगर कोई एक क्वांटिटी बी है, इनके बीच की जो डिफरेंसेस हैं क्वालिटी को लेके, क्वांटिटी को लेके, है ना, किसी चीज़ को लेके, मान लीजिए यहाँ पर कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है ए जगह पर और बी जगह पर प्रोडक्शन हो रहा है, उनके बीच में कोई अगर डिफरेंसेस आते हैं तो उसके बीच का जो डिस्पर्जन है, वो डिस्पर्जन है, जो भी क्वालिटी निकाली जाती है। अब इसमें चीज़ें हैं, विचलन का मतलब वही होता है डिफरेंशिएशंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन, ये तीनों चीज़ इसी का पार्ट ऑफ डेविएशन। बट स्क्यूनेस इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब इसका आंसर, इसका मतलब ये हुआ डिस्पर्जन। ये तो आपको उसी पता चल रहा होगा ये नहीं है, ये डिस्पर्जन के पार्ट है, मगर राइट आंसर जो है आपका ये है। आंसर नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, द इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशियो इज, इमीडिएट का मतलब है तुरंत, तत्काल शोधन क्षमता अनुपात क्या है? ये बहुत ही सिंपल सा है। तत्काल का मतलब सीधा मतलब हो रहा है कि भाई वर्तमान अनुपात से होगा, जिसे हम बोलते हैं करंट रेशियो, क्विक रेशियो, त्वरित रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्न। ये 2 चीज़ तो नहीं हो सकती, बात आती इन दोनों पे। अब इसमें ये देखो करंट रेशियो है मगर ये क्विक रेशियो है। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए, कई बार आपसे पूछा भी जाता है। क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है? CL करंट एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी, ये भी हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ ज़रा ध्यान से देने वाली बात है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा क्विक रेशियो, त्वरित, क्योंकि हमारी बात हो रही तत्काल से, तत्काल मतलब त्वरित। ये आपका सिंपल से आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, दैट मीन्स आपका आंसर जो होगा क्विक रेशियो होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। अब फॉरेन एक्सचेंज फीमा जो आया 1999 पे आया, इसका आंसर 1999 है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ये आपको इससे पहले मैंने वीडियो जो, इससे पहले मेरी एक MCQ की वीडियो आई है मेरे चैनल में, आप देख सकते हैं, उसमें भी इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। देखो ये क्वेश्चन और बार बार पूछा जा रहा है, कुछ ना कुछ घुमा के पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ये है 1999 फीमा जब आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री द RBI में
देश में निवेश को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है? क्या तो आपके पास 4 ऑप्शन आपके पास है। इंक्रीज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाए। सीआरआर मतलब आपको पता होना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो, दैट मीन्स बैंकों के पास रिजर्व का रेशियो होना चाहिए, कैश का रिजर्व होना चाहिए ज़्यादा मात्रा में। क्या तो आपको क्या कह रखा है, एंकरेज करना है, याद रखना, एंकरेज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। इन्वेस्टमेंट अगर प्लस करना है देश में तो आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है सीआरआर, या उसको घटाएं, सीआरआर रिड्यूस करें। तीसरा पॉइंट है सेल सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचें, सिक्योरिटीज़ को बेचें, या इंक्रीज इन बैंक रेट, या बैंक की दरों को बढ़ाएं। तो सिंपल सी बात है कि भाई आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, इसका मतलब कि कैश का रिजर्व रेशियो आप क्या करें, कम करें। जैसे ही आपका सीआरआर कम होगा, कैश का रिजर्व रेशियो कम होगा, तो बैंकों को कैश अपने पास कम रखना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, सारा पैसा इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन, और बैंक लोन है, बैंक लोन की जो रेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें पैसे लेंगे तो मार्केट में पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो इसका राइट आंसर जो है, आंसर नंबर 2 है, रिड्यूस सीआरआर, मतलब सीआरआर को कम करें। ठीक, आगे बात करते हैं। द टर्म फंड इज एज यूज्ड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है जिसे निधि प्रवाह विवरण कहते हैं, में प्रयुक्त होने वाला जो निधि का अर्थ, इसका मतलब क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कैश, करंट एसेट्स जिसे वर्तमान संपत्ति बोलते हैं, करंट लाइबिलिटीज देनदारी या वर्तमान देनदारियां कहते हैं, और करंट एसेट्स चौथा जो पॉइंट है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। देखो फंड का मतलब क्या है, निधि। फंड का मतलब ही ये होता है कि फंड कैसे निकल के आएगा, आपका फंड कितना है ये कैसे पता चलेगा। अगर आपको फंड पता करना है तो देखो, कैश फंड अगर हमको निकालना है तो CA माइनस CL, एक ये फॉर्मूला भी होता है कि भाई आप करंट एसेट्स में करंट लाइबिलिटी हटा दो, जिसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब फंड का रूप हो गया, जिसमें से हम करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को अगर हटा देते हैं, जो निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, फंड बन जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है 4th है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, द कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज, उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में है जहां बजट रेखा, बजट रेखा आपने अगर इकोनॉमिक्स में अगर ध्यान दिया हो, बजट रेखा जो होती है इकोनॉमिक्स में, वो कई बार आपसे पूछा भी जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, बजट रेखा ऐसे ही एक लाइन बनती है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, हर एक इंसान के अलग अलग इंडिफरेंस कर्व होते हैं, ऐसे आईसी कर्व होते हैं, आईसी कर्व है, आईसी कर्व, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये IC3, IC3, ऐसी IC4, ऐसे करके कर्व बनते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, आपको ये ध्यान देना है कि इसमें आपको ये बताना है कि आईसी कर्व में जो बजट उपभोक्ता संतुलन बिंदु है वो कहाँ पर आएगा, आपको बताना है। देखो सबसे पहली बात है कि इक्विलिब्रियम मतलब हुआ कि संतुलन, उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति में आएगा, बजट लाइन की स्थिति में। तो एक तो पहला पॉइंट है, इज द बिलो एन इंडिफरेंस कर्व, अगर आईसी कर्व, ये बजट लाइन है आपकी, इसके अंदर अगर आईसी कर्व आएगा तो ये नहीं होगा बजट लाइन। सेटिस्फेक्शन कहाँ होना चाहिए, ये है तो आईसी, अगर इसके अंदर आएगा तो ये नहीं माना जाएगा। अगर इसके बाहर अगर पॉइंट आ रहा है, इसके बाहर कहीं पॉइंट लाई होता है तो वो भी नहीं होगा। जो पॉइंट बजट लाइन के अंदर ही आएगा, इससे जो इंटरसेक्ट करेगा, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो होगा, इसे टेंजेंट बोलते हैं, वो माना जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसका मतलब हो गया पहला पॉइंट जो दे रखा है, इज बिलो एन इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र के नीचे, उदासीनता वक्र के नीचे नहीं होगा। सेकंड है, इज अबव एन आईसी, उदासीनता वक्र से ऊपर, अगर उदासीनता वक्र से ऊपर होगा तो उस केस पे भी नहीं माना जाएगा। ठीक, क्योंकि आपका बजट लाइन ये है तो इसी में आप लाई होने, इससे बाहर होने पर नहीं माना जाएगा, कोई पॉइंट बाहर होता है
तो सेटिस्फेक्शन, यहाँ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब है थर्ड पॉइंट जो दे रहा है यही राइट आंसर आने वाला है। देखिए इस टेंजेंट टू एन आईसी, आईसी मतलब इंडिफरेंस, ये टेंजेंट मतलब इसको टच करते हुए जाएगा। देखो ये है, ये बजट लाइन हो गई, ये टेंजेंट है, इसको टच करते हुए ये जो हो जाएगा ये राइट है। उदासीनता वक्र के लिए स्पर्श रेखा है, उदासीनता वक्र के लिए स्पर्श रेखा, ये राइट आंसर है, जिसमें कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता का उस बिंदु पर संतुलन निकल के आएगा जहां पर उदासीनता वक्र जो है बजट लाइन से इंटरसेक्ट मतलब टच करती है। ठीक, इसका आंसर नंबर 3 है। आगे बात करते हैं, एक और पॉइंट आता है कि अगर इफ नेट प्रॉफिट इज 25,000 आफ्टर रिटर्न ऑफ W मतलब रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज ऑफ ₹5,000 देन द फंड फ्रॉम ऑपरेशन विल बी। इसका मतलब है अगर हमारे पास शुद्ध लाभ 5,000 रुपये, प्रारंभिक व्यय जो है ये खर्च लिखने के बाद 25,000 रुपये है, तो संचालन से मिलने वाली धनराशि, देखो संचालन मतलब ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट आएगा वो आपका क्या होगा, अगर आपको नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस जो भी है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी ऐड करने पड़ेंगे तब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस घटाने पड़ते हैं। आपके पास ये नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 25,000 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो दे रखा है वो आपको अगर निकालना है तो उसको हम एक्स से मान लेते हैं, ये 5,000 है, ये उधर जाएगा तो x इक्वस टू हो जाएगा आपका 30,000, तो आपके पास आंसर जो है वो 30,000 है। सिंपल सा है, आंसर 30,000। ठीक है, ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन इज डिजायरेबल, अत्यधिक पूंजीकरण वांछनीय है। और एक पॉइंट और क्या रखा है इन्होंने, अंडर कैपिटलाइजेशन इज मोर डिजायरेबल, अल्प पूंजीकरण अधिक वांछनीय है। देखो ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि कोई कंपनी शेयर अपनी मार्केट में निकालती है तो उसमें पैसा ज़्यादा ले लेती है तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन है। अगर इसी के इसमें रिवर्स है कि पैसा आपने कम ले लिया तो वो क्या है, मोर डिजायरेबल है, ये पूछ रहा है। 2 सेंटेंस है, उसमें से आपको राइट आंसर कलेक्ट करके आना है। पहला आंसर है बोथ आर करेक्ट, क्या दोनों सही है? मेरे हिसाब से नहीं है, बोथ आर इनकरेक्ट, एक ये है। तीसरा पॉइंट है फर्स्ट इज करेक्ट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो भाई एक कह रहा है ये पहला सही है दूसरा गलत है, और दूसरे वाले लास्ट वाले में कह रहा है सेकंड इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट। देखो सबसे पहली बात है कि बोथ आर करेक्ट ये नहीं हो सकते, दोनों सही नहीं हो सकते, और बोथ आर इनकरेक्ट यही सही है, तो ये दोनों भी नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? देखिए ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब हो गया कि भाई आपने 1,000 रुपये की ज़रूरत है, आपने मार्केट से 12,000 रुपये उठा लिए, तो आप क्या करें 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ डालेंगे, इसको एक एडजस्ट करना है, ये चीज़ आपके लिए डिजायरेबल नहीं है। इसी का रिवर्स मान लो संतुलित नहीं है, 10,000 की ज़रूरत है 8,000 दी है, तो ये अल्प पूंजीकरण हो गया, दैट मीन्स अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर्स हो गया, तो उस केस में 2,000 रुपये की और शॉर्टेज हो जाएगी। दोनों केसेस में ये नहीं माना जाएगा। फेयर कब माना जाएगा, 10,000 रुपये की ज़रूरत है और 10,000 रुपये ही आपने मार्केट से उठाया, ये कंडीशन है। मगर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन दोनों पूछा है, तो दोनों केस में दोनों गलत होंगे और दोनों सही नहीं हो सकते किसी केस में भी। ठीक, आगे बात करते हैं, हाई मोरल लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, उच्च मनोबल उच्च उत्पादकता की ओर ले जाता है, एक पॉइंट ये निकल के आता है। दूसरा, हाई मोरल नीड नॉट नेसेसरी लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी, उच्च मनोबल के लिए आवश्यक नहीं है कि उच्च उत्पादकता हो। देखो सबसे सही बात है कि भाई क्या कहना चाह रहा है कि जरूरी है, हाई मोरल लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी, सही बात है कि भाई आप लोगों को हाईली मोटिवेट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मगर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हाई मोरल नीड नॉट नेसेसरी टू लीड हाई प्रोडक्ट, कोई ज़रूरी नहीं कि हर समय, ज़रूरी नहीं है कि हाई मोरल जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। तो मेरे हिसाब से ये बोथ आर करेक्ट कह रहा है, और बोथ आर इनकरेक्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, और देखो ये वाला सही लग रहा है, पहला वाला तो मुझे सही लग रहा है क्योंकि मोरल ज़रूरी है, हाई मोरल। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट इज करेक्ट सेकंड इज इनकरेक्ट, पहला सही है दूसरा गलत।
पहला सही है और दूसरा गलत है। हाँ, ऐसा ही बन रहा है, क्योंकि हाई मोरल नीड्स नॉट नेसेसरी। अब भाई मोरल के बिना तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा ही नहीं सकते, तो इसका मतलब राइट आंसर ये। और इस केस में ये इसको सही कह रहा है सेकंड वाले को, और इसको गलत कह रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसका राइट आंसर ये है कि जिसमें हम ये कह रहे हैं कि पहला वाला पॉइंट, पहला पॉइंट सही है, दूसरा गलत है, दूसरा नंबर का पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि हाई मोरल जरूरी है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उच्च मनोबल और उच्च उत्पादकता की ओर ले जाता है। सही बात है, तो पहला इसका आंसर है, राइट आंसर जो है वो सी कहलाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफिंग इंक्लूड्स, स्टाफिंग में क्या शामिल है? आपके पास 4 ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे में आप देखिए स्टाफिंग क्या होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने 12th में भी पढ़ा होगा या कॉमर्स की क्लासेस में भी पढ़ा होगा, इजी में भी पढ़ा होगा। स्टाफिंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग है, अप्रेजल है, प्लेसमेंट है, डायरेक्टिंग है। देखो स्टाफिंग के अंदर ये चीज़ें, तीनों चीज़ें आती हैं। ट्रेनिंग भी होती है स्टाफिंग की, उसका अप्रेजल होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड, उसका प्लेसमेंट होता है, इधर से उधर एक जगह से दूसरे। अप्रेजल परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, प्लस 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 करके वो नई जगह पर जाता है। ट्रेनिंग तो आपका कैसी भी हो सकती है, इंडक्शन कहें, रिफ्रेशर कहें हैं, या इंटर्नशिप कहें, ये पार्ट ऑफ स्टाफिंग का है। मगर डायरेक्टिंग, निर्देशन कहते हैं इसे, ये नहीं है, ये लीडर की लीडरशिप क्वालिटी का काम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसमें शामिल क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों है, ये राइट आंसर अपने आप ही हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, किसी स्टेटमेंट के फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, किसी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल, वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण दर्शाता है। जो फाइनेंशियल चेंज आया कौन सा स्टेटमेंट शो करता है, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके जो दे रखा है वो है आपका सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और लॉस एंड गेन्स। देखो लॉस एंड गेन्स का कोई मतलब नहीं यहाँ पर, इनकम एक्सपेंडिचर से मतलब ये तो आपकी इनकम से मतलब है, और ये आपका ये एक्सपेंस है, ये दोनों नहीं है। एसेट्स एंड लायबिलिटी, और एक एक रखा है सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, ये देखो जरा यहाँ पर, ये फाइनेंशियल पोजीशन कहता तो एसेट्स एंड लायबिलिटी होती, मगर यहाँ पर चेंजेस कर रही है। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया इसने, चेंजेस। तो इसका राइट आंसर जो होगा सोर्सेज एंड फ्लो ऑफ यूजेज ऑफ फंड, ये राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर चेंजेस नहीं होता तो इसका राइट आंसर एसेट्स एंड लायबिलिटी होता। अगर हमसे ये कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी दिखाता है, तो लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी होता है, जिसे बैलेंस शीट भी बोलते हैं। मगर यहाँ पर चेंजेस क्या है, जो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा वो सोर्सेज और यूजेज ऑफ फंड के थ्रू ही पता चल पाएंगे। तो इसका राइट आंसर सोर्सेज एंड फंड है, आंसर नंबर 1। ठीक, तो ये रहे आपके पास टॉप 15 क्वेश्चंस। तो थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स, कीप वॉचिंग माय चैनल्स। ये मेरा चैनल का लिंक है, आप उसमें जाके आप मेरा पहला वीडियो भी देखिए। पहला वीडियो भी डाल रखा है मैंने MCQ फर्स्ट पार्ट करके, जिसमें बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा डाल रखे हैं। ये जो आज पेपर था ये मिक्स था, जिसमें पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन ज़्यादा डाले हैं मैंने। अभी जल्द ही मैं नया क्वेश्चन या नया वीडियो लाऊंगा, तब तक मेरे वीडियो में बने रहिए।